Hi friends, welcome back. Fifth generation MK prototype. Very good. Russia warns US. किस बात का भाई देखते हैं. ईरान न्यू मिसाइल. अच्छा. आसिम मुनी ट्रम्प लंच. चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. जय हिंद डिफेंस लवर्स. आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है. भारत द्वारा इकट्ठा किया गया चाइनीज वेपन्स का डेटा चाहिए इंडियन एलाइज को. एमका के प्रोटोटाइप को विकसित करने के लिए जारी हुआ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. ईरान ने इजराइल पर लॉन्च करी न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल्स. इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने की दी चेतावनी. और सैफरन बना रही है रफाल फाइटर के इंजन का अपग्रेडेड वर्जन. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुछ खास इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया था तो उसका एनालिसिस अभी भी जारी है. और इसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि भारत के कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जो भारत द्वारा इकट्ठा किए गए चाइनीज ओरिजिन के वेपन्स के डेटा को प्राप्त करना चाहते हैं और जिसके तहत उनकी दिलचस्पी चाइनीज वेपन्स के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स के एक्सेस को प्राप्त करने में. इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स और रडार्स ने चाइनीज ओरिजिन के इक्विपमेंट विशेष रूप से J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स, PL-15 BBR एयर टू एयर मिसाइल और HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तो इनके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करी है. और इनमें से अधिकतर इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि पहली बार कॉम्बैट में इस्तेमाल किए गए थे क्योंकि चीन ने तो लगभग 4 दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए मिलिट्री हार्डवेयर का मेन सप्लायर उभर के जरूर सामने आया है. और सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो 81% वेपन्स हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट किए गए. और इसी वजह से जब पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच क्लैश हुआ था तो इस बीच चीन द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए गए कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे थे जिन्होंने पहली बार कोई कॉम्बैट देखा था और अपने इस पहले कॉम्बैट में भी वो बहुत बुरी तरह से फेल हुए. बाकी इन चाइनीज इक्विपमेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन भारत ने प्राप्त करी है तो वो इंडो पैसिफिक रीजन में उन सभी कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंस रखती है जिनको अक्सर इस रीजन में चाइनीज एयरक्राफ्ट या चाइनीज वेपन्स का सामना करना पड़ता है. और इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से वो चाइनीज वेपन सिस्टम्स को लेकर अपनी प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ा सकते हैं. हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया है कि वेपन सिस्टम्स के जो एक्सपोर्ट वर्जन होते हैं तो उनके पैरामीटर्स को रिकॉन्फिगर किया जा सकता है लेकिन अगर उन वेपन सिस्टम्स के बेसिक इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स तो इससे वो देश उन वेपन्स के खिलाफ अपने डिफेंसिव इक्विपमेंट को और बेहतर कर सकता है. और इसी वजह से चाइनीज इक्विपमेंट की वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने प्राप्त करी है और खास करके उन इक्विपमेंट की जिन्होंने आज तक इससे पहले कभी कोई कॉम्बैट नहीं देखा था. और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद के लिए चाइनीज साइड ने वेपन्स की कुछ इमरजेंसी सप्लाईज भी भेजी थी और अपने ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज के माध्यम से भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने का प्रयास किया था. बुधवार को भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI को जारी कर दिया है और जिसके माध्यम से एमका प्रोटोटाइप्स के को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत की डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज जो भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो वे अपना इंटरेस्ट इसमें दर्ज कर सकते हैं. और बाकी जैसे कि भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से एमका प्रोग्राम के जिस एग्जीक्यूशन मॉडल को अप्रूव किया गया था तो उसके तहत इस बार इस प्रोग्राम में पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज को बराबर का अवसर दिया जा रहा है. यानी कि जो एमका प्रोग्राम है वो 3 तरह से होने की संभावना है. पहला ये कि इस पर या तो प्राइवेट सेक्टर कंपनी काम करेगी, दूसरा ये कि इस पर पब्लिक सेक्टर कंपनी काम करेगी और तीसरा ये कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का जॉइंट वेंचर काम करेगा. बाकी टारगेट तो यही है कि एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है वो अपनी पहली उड़ान 2029 तक कंडक्ट करे और 2034-35 से भारत की सर्विसेज में औपचारिक रूप से इनका इंडक्शन शुरू किया जाए. इसके अलावा पिनाका रॉकेट्स के नए वर्जन पर भी काम किया जा रहा है जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होगी. और योजना के अनुसार भारतीय सेना की सर्विस में 2030 तक कम से कम 22 पिनाका रॉकेट्स के रेजिमेंट्स को इंडक्ट किया जाना है. इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी लेटेस्ट स्ट्राइक में उन्होंने ईरान के अरक में एक और न्यूक्लियर रिएक्टर को टारगेट किया है. इसको लेकर कहा गया कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर ये इनएक्टिव था लेकिन इसे ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले एकमात्र पर्पस के लिए क्रिएट किया गया था लेकिन अब इजराइल ने इसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है. इसके अलावा नातांज के पास न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट साइट को भी टारगेट किया गया है. ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी टारगेट की गई हैं और रडार सिस्टम और मिसाइल स्टोरेज साइट्स तो इनको भी टारगेट किया गया है. और कल की ओवरनाइट स्ट्राइक में इजरायली एयरफोर्स के 60 फाइटर जेट्स ने तेहरान में 20 से अधिक मिलिट्री टारगेट्स पर स्ट्राइक्स करी थी. और इजराइल की लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरान के गल्फ कोस्ट में जो उनका एकमात्र ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट था तो उस पर भी स्ट्राइक कर दी गई है. और जबकि ईरानियन मीडिया के मुताबिक अपनी लेटेस्ट स्ट्राइक में ईरान ने अपनी नई जनरेशन की मिसाइल्स फायर करी हैं और जबकि इजरायली मिलिट्री की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ईरान ने जो लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी थी तो उनमें से कम एक मिसाइल अपने साथ क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड को भी कैरी कर रही थी. और आज सुबह ईरान द्वारा कम से कम 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजरायल की तरफ लॉन्च किए जाने की रिपोर्ट्स हैं. ईरान के लेटेस्ट अटैक में इजरायल में मल्टीपल लोकेशंस को टारगेट किया गया और इजरायल के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल से इजरायल में हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है और जिससे काफी भारी नुकसान वहां पे होने की रिपोर्ट्स हैं, खास करके इजरायल के सुरोका हॉस्पिटल में. और जबकि इस स्ट्राइक को लेकर ईरान के विदेश मंत्री
ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के लेटेस्ट मिसाइल अटैक में सोरोका हॉस्पिटल के पास इजराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सेंटर को टारगेट किया गया था और उसके ब्लास्ट वेव की वजह से जो पास में हॉस्पिटल था तो उसके छोटे से सेक्शन में केवल ऊपरी तौर पर ही नुकसान हुआ है। हालांकि सोरोका हॉस्पिटल के नुकसान की जो वीडियो सामने आई है तो वो केवल छोटे से नुकसान को तो नहीं दर्शाते। और ईरान के इस लेटेस्ट मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद अब इजराइल ने ईरान के ही सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करने की एक तरह से चेतावनी दी है, जिसमें इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि अब इस व्यक्ति को कतई जीवित नहीं रहना चाहिए। वहीं इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से इस बात को लेकर वार्न किया गया है कि जो आने वाला सप्ताह है वो इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इस बात के भी संकेत दिख रहे हैं कि संभावित रूप से यूएस की मिलिट्री भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का यह कहना है कि अगर अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया तो जवाब देने के लिए उन्होंने भी अपने सारे ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं, जबकि रशिया ने ईरान, इजराइल और यूएस के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता करने की पहल करी है और जबकि रशिया ने अमेरिका को इस बात को लेकर भी वार्न किया है कि उसे इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में शामिल नहीं होना चाहिए। और एक तरफ जहां ईरान की तरफ से इजराइल पर न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल से हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक सीनियर यूएस ऑफिशियल को कोट करके इस बात का कंफर्मेशन दिया गया है कि इजराइल के पास जो एडवांस्ड एरो सिस्टम्स हैं तो उनकी जो सप्लाई है वो काफी कम हो रही है और यही सिस्टम इजराइल के लिए हाई ऑल्टीट्यूड की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसलिए इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान के करंट पेस ऑफ फायर को देखा जाए तो उस हिसाब से बिना अमेरिकन रीसप्लाई और एस्केलेशन के इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने के लिए केवल 10 से 12 दिन तक के ही इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू को इनिशिएट किया है और इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि राष्ट्र सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और मॉडर्नाइजेशन है वो समय पर पूरा हो। दूसरा ये कि भारत सरकार की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स के साथ जो एक्विजिशन प्रोसीजर्स हैं उनको अलाइन करना और स्वदेशी डिजाइन और डेवलप सिस्टम्स के माध्यम से आत्मनिर्भरता को अचीव करना और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कंडक्ट ऑफ ट्रायल्स, तो इस तरह के अलग अलग प्रोसेसेस के लिए स्टेक होल्डर से भी सजेशंस मांगे गए हैं। और जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत के फोर्सेस के लिए वेपन्स की जो खरीद प्रक्रियाएं हैं उनको और भी तेज करने पर काम शुरू किया है। खरीद पत्रिका से ज्यादा पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग आईएसपीआर की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि कल बुधवार को जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच मीटिंग हुई है तो इस मीटिंग में यूएस प्रेसिडेंट ने रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की सराहना की है और काउंटर टेररिज्म के मामले में जो दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन है तो उसको भी अप्रिशिएट किया गया है। हालांकि यहाँ पे किस तरह की पीस और स्टेबिलिटी और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन की बात की गई है तो वो तो ये दोनों ही जानते होंगे। बाकी वो बात अलग है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यूएस प्रेसिडेंट के साथ ये फ्री लंच करने के लिए क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी होगी तो वो तो खैर मुनीर को ही पता होगा। हालांकि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स देखने को जरूर मिली थी कि मुनीर को लंच पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोकने के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने का आह्वान किया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें पेरिस एयर शो के दौरान जेंस.com के साथ बातचीत में फ्रेंच फर्म सैफरन के ऑफिशियल्स के हवाले से कंफर्म किया गया कि वे रफाल फाइटर को पावर देने के लिए उनके M88 इंजन के और भी हाई थ्रस्ट वर्जन को विकसित कर रहे हैं जो कि M88 T-Rex के नाम से जाना जाएगा और जो कि रफाल के मौजूदा M88 इंजन की तुलना में 20% ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करेगा। और ये नया इंजन मुख्य रूप से रफाल के F5 वाले स्टैंडर्ड के लिए विकसित किया जा रहा है जो कि 2030 के आसपास सर्विस में इंडक्ट होने की उम्मीद है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोगों को ज़्यादा फोकस कि दूसरी कंट्री से माल लेने पे नहीं करना चाहिए। हमारे को फोकस और पैसा लगाना चाहिए कि हम अपने देश में जल्दी से जल्दी न्यू इनोवेशंस, न्यू जो है टेक्नोलॉजी से अपने वैसे वेपन्स बनाएं कि बाहर वालों से लेना ना जैसे ईरान ने दिखा दिया कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल थी, उसने यूज़ की, डिस्ट्रक्शन किया। और इजराइल ने दिखाया कि जो भी यूएस के F-35 हैं उसको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। तो सारी पावर आ रही है वेपन से। जिसके पास वेपन स्ट्रॉन्गर होंगे वो आगे बढ़ेगा और जो थोड़ा समझदार होगा वो भी, जैसे रशिया के पास स्ट्रॉन्गर वेपन्स हैं मगर जिस तरीके से पैसा उजाड़ रहे हैं यूक्रेन में, पैसा नहीं बचेगा टू डू एनीथिंग। तो अब यहाँ पे यही है कि मेरे ख्याल से एमका में ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। जब भी मोदी जी बाहर जाते होंगे उनको यही नज़र आता होगा कि मेरे देश के पास जो है 5th जनरेशन अपना फाइटर जेट नहीं है, मेरे देश के पास जो है हम बोइंग से तो हम वो सब एक्शंस पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं है। अब बोइंग आ रहा है, बोइंग चेक कर रहा है, हमारा अपना पैसेंजर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ों में बजट जाएगा, पैसा लगेगा, इम्प्रूवमेंट होगी। तो यही मेरे ख्याल से मैक्सिमम देखो तभी तो हम यूएस क्या कर रहा है मुनीर वगैरह साथ, वो यूएस का अपना है क्योंकि उसको कोई ऑपरेशन करने हैं ईरान में। हर कंट्री अपने हिसाब से करेगा। उनको जरूरत है पाकिस्तान की अभी फॉर ईरान और समथिंग, क्योंकि ईरान नेबर पाकिस्तान की, क्योंकि ईरान की जो वॉर चल रही है क्योंकि पाकिस्तान नेबर है ईरान का, तो दैट इज वाई दे आर डूइंग इट। बिल्कुल वो तो है, वो तो अपने देश का हर कंट्री अपना कर रही है। मगर एंड ऑफ द डे कोई कंट्री इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि उनकी अपने वेपन्स जो हैं
खुद जो बनाते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। नहीं, और अगर जब हम स्ट्रांग होंगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जैसे कहते हैं ना कि वो खून का घूंट पीना पड़ता है, वो हम पी रहे हैं कि पंगा नहीं ले सकते, अभी हम उस स्टेज पर नहीं है। और अगर स्ट्रांग हो गए तो वो खून का घूंट पीना नहीं पड़ेगा, उसी टाइम जवाब देंगे। और वो ठीक है कि जीडीपी बढ़ रहा है, मगर जो जीडीपी हमारा इंडिया का बढ़ रहा है तो आप पैसा आई होप कि R&D में लग रहा हो, वेपन्स में लग रहा हो, जो बढ़ के हुआ क्या उसका कहीं और लग रहा होगा, हमें पता नहीं है, डिफेंस में लग रहा होगा जिससे नहीं क्यों। एक वीडियो हमने देखी तो थी जिसमें बता रहे हैं कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं सब हैं, कोई IIT के स्टूडेंट्स आना ही नहीं चाहते भैया कि हम उसमें, क्योंकि तो सैलरीज नहीं है ऐसी, इतनी कम है। प्राइवेट सेक्टर में देखो तो सब लोगों को ज्यादा मिल एंड ऑफ द डे जो है सब देखना पड़ेगा वहाँ पे ज्यादा फंडिंग करनी पड़ेगी जिससे इंडिया और आगे अपनी जीडीपी ब्रेन्स को नहीं मगर दोगे आपका तो जितना जीडीपी है, मगर अगर आप पावरफुल कंट्री नहीं है या दोनों खरीद के वेपन्स ले रहे हैं तो कल को कोई आपको फिर दोबारा से वॉर में हरा सकता है। बिल्कुल। यहाँ USA कहता है आओ आओ हम तुम्हें फ्री एजुकेशन देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, और वहाँ पे इंडिया जो है जो पढ़ के सब अचीव करते अपने बलबूते पे, उनको जब बोलते हैं जॉब के लिए तो देखते भैया सैलरी तो कुछ नहीं, इतनी मेहनत की है तो सैलरी कम है। हाँ, जो देशभक्त हैं वो तो जाएंगे, पर उनके लिए भी तो नाइंसाफी है। दे डिजर्व मोर रिस्पेक्ट एंड सैलरी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।